अच्छा देखो यार, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात, इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहला चीज आपको जो याद रखना है, सर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, आपको समझाया गया है। इकोनॉमी का मतलब एक ऐसा जगह जहां पे सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपना पेट को पालने के लिए। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो पैसा के कारण, लिविंग हुड को पालने के कारण जो काम किया जाता है, लव और अफेक्शन के कारण नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। उसके बाद सर इकोनॉमिक्स में दो चीज पढ़ाया जाता है, माइक्रो और मैक्रो। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल का पढ़ाना, इंडिविजुअल के बारे में बात करना। मैक्रो का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट्स के बारे में बात करना। एग्रीगेट का मतलब होता है एज अ होल, पूरा देश के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो कहलाएगा। क्लियर। माइक्रो में बेसिकली जो टूल्स होता है, पूरा की पूरा माइक्रो चैप्टर में आप पढ़ा डिमांड और आप पढ़ा सप्लाई। मैक्रो में हम आपको पढ़ाएंगे देश का डिमांड और देश का सप्लाई। ठीक है। और क्योंकि माइक्रो में आपने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा, तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड कमता है, तो प्राइस में इफेक्ट होता है। किसमें? प्राइस में। इसीलिए माइक्रो में, मतलब माइक्रो का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस थ्योरी। और मैक्रो में क्योंकि देश के बारे में बात करता है, देश का इनकम के बारे में बात करता है, देश का एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, देश का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, तो इसे कहते हैं हम लोग मैक्रो। क्लियर। माइक्रो का अगर आपको एग्जांपल पूछेगा तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर का नाम बता दो, तो क्या चैप्टर था? डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, है ना, फैक्टर, प्राइस, ये सब। और मैक्रो का अगर एग्जांपल बोलेगा तो मैक्रो का एग्जांपल में सेकंड ईयर का आप सारा चैप्टर का नाम बता दो। सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बजट हो, गवर्नमेंट बजट हो गया, है ना, ओपन इकोनॉमी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सर ये सबको बोलते हैं मैक्रो। अब बेसिकली सर चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब हमारा देश का इनकम। तो हमारा देश का जो इनकम है वो किनके बीच में सर्कुलेट होता है? जैसे आप मेरे को फीस दे रहे हैं, हाँ या ना, उसमें से जो जीएसटी वाला पार्ट है वो मैं किसको दे रहा हूं? सरकार को। तो आपसे कमाई मेरे पास आया, मेरे से कमाई सरकार के पास गया, हाँ या ना। आप हो गया हाउस होल्ड, मैं मतलब कोचिंग सेंटर, कोचिंग हो गया फर्म, फर्म से किसके गया? गवर्नमेंट के पास। और वही टैक्स का पैसा गवर्नमेंट क्या करता है? आपको, मेरे को सब्सिडी देगा। तो जो भी कमाई हो रहा है देश में वो हम लोग के बीच में ही घूम रहा है, हाँ या ना। तो किसी भी इकोनॉमी में जो कमाई होता है, जो इनकम होता है, वो किन के बीच में घूमता है? उसे कहते हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये कमाई किसके किसके बीच में घूमता है? हाउस होल्ड, फिर फर्म, गवर्नमेंट एंड लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन सर हमारा जो क्लास 12 में जो टॉपिक है, जो कोर्स है, सर वो दो का ही है। हमें सिर्फ दो चीजों का ही बारे में बात करना है। किसके किसके? हाउस होल्ड और फर्म। बस आपका और मेरे बीच में क्या इनकम फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कब फ्लो हो रहा है, उसके बारे में ही हम लोग को समझना है। समझ में आ गया? गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में हम लोग को समझना नहीं है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब बात आता है कि सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड के बीच में इनकम कैसे फ्लो होता है। तो सर एकदम सिंपल सा बात है, ध्यान से सुन लेना। समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर क्या एक फर्म है? अब समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर एक फर्म है, तो सर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं? सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप लोग को पढ़ा रहा है, आप लोग को पढ़ा लिखा करके आगे चल के कुछ बना रहा है, इसका मतलब क्या? आप लोग का क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों का प्रोडक्शन करने के लिए, आप लोगों को सर्विस देने के लिए, मुझे पहला बात, सर आप लोग का प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? ये रूम के अंदर हो रहा है। तो ये रूम मैंने किसी से तो लिया होगा ना भाड़ा पे, हाँ या ना? किससे लिया होगा? हाउस होल्ड से। मेरे पास स्टाफ भी काम करता है, साफ सफाई सब चीज का, वो स्टाफ कौन है? हाउस होल्ड है, हाँ या ना? अब मैंने एक पैसा, मेरे पैसा, समीर कोचिंग सेंटर ने पैसा लिया होगा मेरे से, तो हम कौन है? हाउस होल्ड। फॉर्म नहीं, फॉर्म तो समीर कोचिंग सेंटर है। अब समीर कोचिंग सेंटर ने दिमाग लिया होगा किसी से, मान के चलो मेरे से, तो हम कौन है? हाउस होल्ड। तो कहने का मतलब हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विस देता है।
प्रोडक्शन करने के लिए। कोई भी चीज का प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो 4 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 4 चीजों का जरूरत पड़ता है। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये चारों चीज हाउस होल्ड देता है किसको? फर्म को। बदले में फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करके जो पैसा आता है उस पैसे से आप लोगों ने घर दिया मेरे को, हम आपको रेंट पे करेंगे। आप लोगों ने मेरे को काम करके दिया, मैं आपको क्या दूंगा? सैलरी या वेजेस दूंगा। मैंने समीर कोचिंग को पैसा दिया तो वो बदले में मेरे को क्या देगा? इंटरेस्ट। मैंने समीर कोचिंग को दिमाग दिया तो बदले में क्या देगा? प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो फर्म जो हाउस होल्ड को देता है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? अब फैक्टर, नाम फैक्टर क्यों आ रहा है वो भी हम बताया था, क्योंकि आप लोग जो मेरे को सर्विस दे रहे हैं सर वो फैक्टर सर्विस है। फैक्टर का मतलब सामान बनाने के लिए मेरे को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। सामान बनाना मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन बनाने के लिए जो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो आप मेरे को दे रहे हैं, इसलिए आप लोग मेरे को क्या दे रहे हैं? फैक्टर सर्विस। क्या दे रहे हैं? और मैं जो उसके बदले में आपको पैसा दे रहा हूं, आप लोगों का तो कमाई है वो, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे? फैक्टर इनकम। क्या बोलोगे? फैक्टर इनकम। आप लोगों के लिए वो फैक्टर इनकम है, मेरे लिए वो फैक्टर कॉस्ट है। तो कभी भी इन फ्यूचर ये चैप्टर में जब भी मैं बोलूं फैक्टर इनकम, ओ सर पता है मेरे को रेंट मिला, सैलरी मिला, वेजेस मिला, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, फैक्टर इनकम। और मैं बोलूं फैक्टर कॉस्ट, ओ सर मुझे पता है हमने प्रोडक्शन किया, उसके लिए रेंट पे किया होगा, सैलरी पे किया होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा, प्रॉफिट पे किया होगा, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या था? क्लियर? चलो, अब हम दोनों के बीच में जो इनकम फ्लो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? प्रोडक्शन कारण से। किस कारण से? तो सर अब नेक्स्ट मुद्दा आता है, सर प्रोडक्शन क्या क्या चीज का होता है? 2 ही चीज का, गुड्स और क्या? सर्विस। अब बात आता है सर प्रोडक्शन करता कौन है? प्रोडक्शन करता कौन है? अब बोलेगा सर फर्म। लेकिन फर्म कितने तरह के होते हैं? सर तो 3 डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन करने वाला का। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी में आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है सेकेंडरी में आता है, और ये कोचिंग सेंटर सर्विस ये टर्सरी में आता है। समझ में आ गया? तो 3 तरीके के डिपार्टमेंट हैं जो प्रोडक्शन करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्लियर? अब मुद्दा आता है सर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या चीज का होता है? 2 चीजों का। बताओ क्या क्या? गुड्स या सर्विस। तो सर्विस तो सर पता है आप जो मेरे को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन गुड्स? अब बोलेगा सर गुड्स भी मेरे को पता है, जो सामान बनाने बेचने के लिए हम खरीदते हैं वो गुड्स हो जाता है। अकाउंट्स में पढ़ा हम लोग? सर नहीं, इकोनॉमिक्स अलग है। इकोनॉमिक्स में गुड्स का कंसेप्ट ये नहीं होता सर। इकोनॉमिक्स में गुड्स 2 तरीके के होते हैं, सबको पता है। सब बताओ 2 तरीके के गुड्स कौन सा कौन सा? फाइनल गुड्स एंड, वेरी गुड, फाइनल गुड्स एंड। तो फाइनल गुड्स का मतलब 4 चीज याद रखना। फाइनल गुड्स का मतलब सर एंड यूज होगा, आगे इसका कोई कन्वर्शन नहीं होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। नंबर 3 सेल के लिए नहीं होगा। समझ में आ गया? और नंबर 4 सर ये फॉर्म और हाउस होल्ड दोनों करेगा। फॉर्म भी कर सकता है और हाउस होल्ड भी कर सकता है। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? नंबर 1 जिसका आगे कन्वर्सन होगा, जो एंड यूज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ठीक है। नंबर 3 जो सेल पर्पस के लिए होगा। नंबर 4 सर वो सिर्फ फॉर्म से रिलेटेड होगा। हाउस होल्ड का कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता। हाउस होल्ड जब भी कोई भी गुड्स खरीदता है सर वो फाइनल गुड्स होता है। कौन सा गुड्स? फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। वो फाइनल गुड्स होता है और कंजम्पशन गुड्स होता है। समझ में आ गया? लेकिन फॉर्म अगर कोई गुड्स खरीदता है, फॉर्म कोई भी गुड्स खरीदता है तो वो डिपेंड करता है कि वो किस लिए खरीदा है। अगर उसका एंड यूज है तो सर फाइनल गुड्स, और अगर वो प्रोडक्शन कन्वर्सन करने के लिए खरीदा है तो सर वो इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ गया? फाइनल गुड्स भी 2 तरह के गुड्स होते हैं, एक फॉर्म खरीदता है, एक हाउस होल्ड खरीदता है। फॉर्म जो खरीदता है कैपिटल गुड्स, और हाउस होल्ड जो खरीदता है कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? फॉर्म जो खरीदता है कैपिटल गुड्स, सर कैपिटल गुड्स बेसिकली फॉर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है? जैसे एग्जांपल समीर कोचिंग सेंटर ये लैपटॉप खरीदा, बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, लैपटॉप खरीदा, ये डिजिटल पैनल खरीदा, ये टैब खरीदा, एसी खरीदा, फैन खरीदा, सर ये समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर का खर्चा नहीं है, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इससे समीर कोचिंग सेंटर पैसा कमा रहा है। लेकिन मैं
अपने घर पे एसी खरीदा, अपने घर पे मैंने फर्नीचर बनाया, सर ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे थोड़ा कोई पैसा कमाएगा, तो सर ये मेरे लिए क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा काउंट हो गया। तो हाउस होल्ड जब भी कोई भी खर्चा करता है, कुछ मतलब परचेज करता है, कुछ सामान खरीदता है, उसे कहते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? फाइनल, क्योंकि वो फाइनल गुड्स को खरीदेगा। कंजम्पशन अपने लिए खरीदेगा, और एक्सपेंडिचर क्योंकि उसके लिए खर्चा है। बट फर्म अगर कोई सामान खरीदेगा तो सर उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चलो याद है, क्लियर। फिर मैंने लास्ट क्लास आप लोग को समझाया था इन्वेस्टमेंट क्या होता है। समीर कॉमर्स कोचिंग सेंटर अगर इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? इन्वेस्ट। तो सर इन्वेस्टमेंट भी दो तरीका का होता है। समीर कोचिंग सेंटर भी दो तरीका का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक डिजिटल पैनल, ये तो फिक्स्ड है, एक बार कर दिया हो गया, अब बार बार नहीं करना है। उसके बाद सर एसी, एक बार कर दिया हो गया। लेकिन आप लोग के लिए जो मैट बनाया जाता है, जो आप लोग को मैट मिला है, ये क्या मैं एक ही बार बनाऊंगा? सर बार बार बनाऊंगा, बार बार बनाऊंगा, हाँ या ना? तो इसके कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? अब बोलेगा सर ये मैट आपके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया? सही बात है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट तब होगा जब मैंने 1,00,000 रुपया का मैट बनाया। कितना रुपया का? और 80,000 का मैट आप लोग को मैंने बेच दिया। ठीक है, मेरा खर्चा कितना लगा? 1,00,000। उससे मैंने कमा कितना लिया? 80। बचा अभी भी कितना बचा है? 20। तो 20,000 का मटेरियल मैंने बना लिया, खर्चा कर लिया। क्या वो बिक्री हुआ? नहीं, वो बिक्री नहीं हुआ। तो एक तरीका से सर ये 20,000 का जो पैसा लगा है ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों इन्वेस्टमेंट हुआ? क्योंकि सर बार बार पैसा लगाना नहीं है, अब ये बिक्री होगा, हम क्या कमाएंगे? पैसा कमाएंगे। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि लास्ट क्लास हम लोग समझे थे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि वो गुड्स जो आपने प्रोडक्शन इस साल किया लेकिन वो सेल आउट नहीं हुआ, वो आपके पास ही बचा हुआ है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? लेकिन सर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ना एक और कंफ्यूजन है। सर मेरे पास अगर 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है, कितना का? तो सर 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है तो जरूरी नहीं होता कि वो पूरा का पूरा 10,000 इस साल का स्टॉक है। हो सकता है लास्ट ईयर का भी मैट बचा हो मेरे पास, लास्ट ईयर का भी मैट बचा हो मेरे पास। तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, तो क्लोजिंग का मतलब होता है इस साल का एंड में मेरे पास 10,000 बचा है। ओपनिंग का मतलब होता है लास्ट ईयर का 4,000 आपके पास बचा हुआ था। तो बताओ 10,000 अभी एंड में दिखा रहा है, जिसमें से 4,000 कौन सा का है? लास्ट ईयर का। तो बताओ इस साल का कितना होगा? 6,000। तो मुझे ये 6,000 वाला लेना है जो इस साल मैंने सामान बनाया, खर्चा किया लेकिन बिक्री नहीं हुआ। तो इस साल का इन्वेस्टमेंट कितना है वो पता करना, वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस साल का कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अच्छा, यही इन्वेस्टमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सर पॉजिटिव कब होगा? जब लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट छोटा होगा, इस साल का इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा। लेट्स से इस साल आपके पास बचा 20,000 का स्टॉक, जिसमें से 5,000 लास्ट ईयर का था। तो बताओ कितना बच गया? 15। ये 15 इस साल का है ना? क्लोजिंग बड़ा है तो इसलिए इसको बोलता है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट, और ये प्लस होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं लास्ट ईयर का स्टॉक था मेरे पास 25,000 का, और इस साल एंड में तुम्हारा बचा है मान के चलो 5,000 का, कितना का? तो अब बताओ ये इस साल का बचा है या लास्ट ईयर का? सर लास्ट ईयर का बचा होगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे? अरे 25,000 का स्टॉक था, बचा कितना है? मतलब 20,000 बिक्री हो गया होगा, 5,000 अभी भी पिछला साल वाला बचा है। तो सर इस साल का है ही नहीं है, इस साल का नहीं है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। समझा गया? उसको हम काउंट नहीं कर सकता, इसीलिए इसे कहते हैं नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? और ये अब जब सम्स करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। याद है? क्लियर? अगेन सर इन्वेस्टमेंट का 3 नाम होता है। इन्वेस्टमेंट का 3 नाम होता है। सर क्या क्या? नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 3 इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। समझ आ गया? चलो अब सर इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, मैंने बता ही दिया, फिक्स्ड और क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पार्ट खत्म हो गया। सर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 3 तरह के होते हैं।
अगर समीर कोचिंग सेंटर तुम लोग को पढ़ाने के लिए बोर्ड खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, तो सर ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? और समीर कोचिंग सेंटर नीचे अगर पार्क वर्क बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो ये मेरे लिए तुम्हारे लिए बना रहे हैं, सबके लिए, सबके लिए, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? और समीर कोचिंग सेंटर अगर बिल्डिंग बना रहे हैं बेचने के लिए, फ्लैट बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आता है। याद है? क्लियर? चलो एक टॉपिक और लास्ट क्लास समझाया था तुम लोग को कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो दो वैल्यू पे होता है। कितना वैल्यू पे? दो, एक ग्रॉस वैल्यू, एक नेट वैल्यू। सर इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये बोर्ड खरीदा 1 लाख में, कितना में? इसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। और वही 1 साल बाद, 1 ईयर या 2 ईयर बाद अगर इसका वैल्यू हम पता करें तो बताओ 1 लाख होगा या कम होगा? ऑब्वियस बात है कम हो जाएगा, क्योंकि वारंटी होगा, दाग वाग लग जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी गिर जाएगा। तो सर 1 लाख का खरीदा था, आज इसका दाम 70,000 है, तो कितना कम हो गया? 30,000 को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। और आज का वैल्यू कितना है? 70,000, उसको बोलेंगे नेट वैल्यू। क्या बोलेंगे? तो तुमसे पूछेगा ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है? इनिशियल वैल्यू। नेट वैल्यू क्या है? सर आफ्टर माइनस डेप्रिसिएशन, वो होता है नेट वैल्यू। तो अगर आपको नेट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। और अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ग्रॉस माइनस नेट वैल्यू। सबको क्लियर है? सबको ठीक है? चलो तो आज अभी मैं आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड सब क्लियर हो गया। प्रोडक्शन गुड्स का होता है, प्रोडक्शन सर्विस का होता है, गुड्स क्या होता है सबको क्लियर है ना? गुड्स 2 तरीके के होते हैं, वो भी मैंने समझा दिया। ठीक है? गुड्स एक हाउस होल्ड खरीदता है, एक फर्म खरीदता है। हाउस होल्ड जो खरीदता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से सुनना, आज जो टॉपिक हम आप लोग को करवाने जा रहे हैं सर वो क्या है? ध्यान से सुनना। मुझे ये पता लगाना है, ध्यान से सुनो, मुझे ये पता लगाना है, पहले यहां देख लो बाद में बुक खोलेंगे। मुझे ये पता लगाना है कि सर मैंने कितना रुपया का प्रोडक्शन किया, तभी तो नेशनल इनकम पता चलेगा। जब तक मुझे ये ना पता चले देश में कितना रुपया का प्रोडक्शन हुआ है ना, तो नेशनल इनकम कैसे पता चलेगा? तो मुझे अब पता करना है कि सर पूरे देश में कितना रुपया का प्रोडक्शन हुआ है। क्या पता करना है? कितना रुपया का प्रोडक्शन हुआ है। तो सर प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? कितना रुपया का प्रोडक्शन हुआ वो कैसे निकालेंगे? तो इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मतलब जो आउटपुट आपने बनाया है ना उसका वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब मॉनिटरी, वैल्यू का मतलब मॉनिटरी कितना है। समझ आ गया? अब एक बात मेरे को समझाना, सुन लो। अभी देश का बात नहीं करेंगे, अभी समीर कोचिंग सेंटर का बात करता है। समीर कोचिंग सेंटर ने इस साल मटेरियल बनाने में कितना रुपया खर्चा किया या कितना रुपया का मटेरियल बनाया, ये कैसे पता करते हैं? भाई जितना प्राइस है, जितना क्वांटिटी बनाया मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन आपको ये नहीं पता भाई कितना प्राइस है कितना क्वांटिटी है, ये आपको नहीं पता, तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोलूं कि 80,000 का मैट मैंने आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना का? 80,000 का मैट मैंने आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 5,000 का मैट मैंने अपने लिए रख लिया, अपने पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाने के लिए रख लिया, अपने लिए रख लिया। ठीक है? और 15,000 का मैट अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। तो अब बताओ मैंने जो टोटल मैट बनाया होगा वो कितने रुपए का बनाया होगा? कितना? 1 लाख। अच्छा से सोचो, कितना? 1,95,000, 80 कितना? सर 1 लाख। कैसे? हम जो 80,000 का आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया सर उसे कहते हैं सेल किया, हाँ या ना? और मैंने जो अपने लिए रखा, अपने लिए, बताओ क्या उसमें खर्चा नहीं हुआ? सर हुआ है, आपको पहले क्लास में समझाया था, सेल्फ कंजम्पशन। मैं अपने लिए रखा तो सर उसको बनाने में खर्चा लगा या नहीं लगा? लगा है।
उसको काउंट करना पड़ेगा। तो सेकंड क्या हो गया? सेल्फ कंजम्पशन। यहां तक क्लियर? ठीक है। और जो बच गया उसे क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? जो बच गया, 15,000 का स्टॉक बच गया, उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? तो इन तीनों को प्लस कर दो तो सर क्या निकलेगा आपका? वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सबको क्लियर है? क्लियर हो गया सबको? अब ध्यान से सुनना। सर सेल्फ कंजम्पशन तो सिंपल है, क्वेश्चन में दिया है तो बढ़िया बात है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिर हम ले भी नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन का कोई तरीका नहीं होता निकालने का। समझ आ गया? लेकिन याद करो, लास्ट क्लास बताया था चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। वेरी गुड। तो चेंज इन इन्वेंट्री हम निकालेंगे क्या? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एक तो यह तरीका है, और दूसरा क्या बोल के दे सकता है? दूसरा बोल के दे सकता है क्या? इंक्रीज इन स्टॉक, तो प्लस होगा, और डिक्रीज इन स्टॉक, यही तरीका होता है, तो वो माइनस होगा। तो चेंज इन्वेंट्री टॉपिक क्लियर हो गया। अब आता है सेल। सर सेल में एक कंफ्यूजन है क्या? सुन लो पहले बात। सर सेल जो होता है ना, सेल हम लोग किसको किसको कर सकते हैं ये बताओ। समीर कोचिंग सेंटर है, तो समीर कोचिंग सेंटर ये किसको किसको सेल कर सकता है? अरे स्टूडेंट तो मतलब जो लोग इकोनॉमिक्स का ट्यूशन नहीं लिए वो लोग बोलेगा। तुम लोग क्या बोलेगा? हाउस होल्ड। तुम लोग हाउस होल्ड बोलोगे, मैं हाउस होल्ड को बेच सकता हूं। और बताओ, यस, कोई दूसरा कोचिंग सेंटर मेरे से मैट मांग लिया, हम उसको भी तो बेच सकते हैं ना। जैसे गाड़ी बनाने वाला कंपनी टायर भी तो किसी और से खरीदता है, तो टायर बनाने वाला खुद का भी तो एक कंपनी है। एमआरएफ वो खुद का एक फॉर्म है, लेकिन वो मारुति को भी बिक्री करता है, हुंडई को भी बिक्री करता है ना, टोयोटा को भी बिक्री करता है। एक फॉर्म दूसरा फॉर्म को भी बिक्री करता है, तो किसको बिक्री कर सकता है? फॉर्म। और गवर्नमेंट को भी बिक्री कर सकता है। गवर्नमेंट बोलेगा भाई मेरे स्कूल में भी चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी भेज देगा, लीजिए आप अपना स्कूल में पढ़ाइए। तो मतलब गवर्नमेंट को भी भेज सकते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बोलते हैं एक्सपोर्ट, मतलब हम एक्सपोर्ट भी कर सकता है, हम बाहर भी भेज सकता है। यहां पे सबको क्लियर है? समझ में आ गया? तो जब आपको सेल का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू? सेल का वैल्यू निकालना है, तो सर आपको ना चार चीजें देखने पड़ेंगे: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होगा सेल, यहां पे लिख देता नोट, इफ सेल इज गिवन, या टोटल सेल अगर दिया हुआ है, सिर्फ सेल या टोटल सेल अगर ये दिया हुआ है, तो हमें एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि यही हमारा क्या है? टोटल सेल है। समझ आ गया? तो अगर क्वेश्चन में, सुन लो, अगर क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है 1 लाख और एक्सपोर्ट दिया हुआ है 2 लाख, या एक्सपोर्ट दिया हुआ है 20,000 मान के चलो, तो बताओ टोटल सेल कितना हो गया? कितना? वेरी गुड सर, टोटल सेल 1 लाख ही होगा, इसलिए ये मैंने एग्जांपल दिया है। सर सेल का खाली सेल लिखा हुआ है ना, यहां लिखा है, इसमें मैंने लिखा है हाउस होल्ड को बेचा है, यहां कहीं पे लिखा मैंने हाउस होल्ड को बेचा है, कहीं लिखा फर्म को बेचा है, कहीं लिखा है गवर्नमेंट को बेचा है, तो फिर ये कैसे एज्यूम कर लिया कि भाई हाउस होल्ड या फर्म का होगा? सर कुछ भी नहीं बोला, मतलब टोटल सेल है, मतलब ये है, और इसी के अंदर एक्सपोर्ट भी आता है। समझ में आ गया? तो जब भी क्वेश्चन में सेल लिखा होगा और एक्सपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है, वही सेल का अमाउंट है। सबको क्लियर? सबको समझ में आ गया? लेकिन ये एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलता, ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलता कि सेल टू फर्म बी, सेल टू हाउस होल्ड,
1,20,000, एक्सपोर्ट 30,000। और मैं आपको बोलता भैया सेल कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 1,50,000। सबको क्लियर हो गया? लेकिन 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 अगर मैं बोल दूं सेल, लेट्स से, तो अब बताओ सेल कितना होगा? सर इन तीनों का कोई काम नहीं है। सेल बोलेगा, टोटल सेल बोलते ही बाकी का कोई काम नहीं है, एक्सपोर्ट का काम नहीं है, हाउस होल्ड का काम नहीं है, फर्म का काम नहीं है, वही आपका टोटल सेल्स दिया हुआ है। सबको क्लियर है यहां तक? सबको? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सबको क्लियर हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? बहुत जन क्या मिस्टेक करता है वो भी हम बता देता है आप लोग को। मिस्टेक ये करता है, क्या मैंने ये आप लोग को किसी भी एंगल से बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल? नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन वैल्यू। और प्रोडक्शन के अंदर तीन चीजें काउंट होते हैं, सेल, सेल्फ कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेंट्री। जब आप लोग सम्स करोगे ना तो आप क्या करोगे पता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में सिर्फ सेल का अमाउंट आया, कोई बोल देगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। गलत जवाब। वैल्यू ऑफ आउटपुट में सिर्फ सेल का अमाउंट नहीं आएगा, सेल का भी आएगा, सेल्फ कंजम्पशन का भी आएगा, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री का भी आएगा। क्लियर है? हाँ, सेल्फ कंजम्पशन ज्यादातर 90% क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, लेकिन सेल भी आएगा और चेंज इन इन्वेंट्री भी आएगा। सबको क्लियर है? सबको? चलो लिख रहा, पहले एक बात सुन लो, पहले बात सुन लो। अब सबसे मुद्दा वाला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो। मान के चलो मेरे दादाजी एक फार्मर है। कौन है? फार्मर है। वीट का उपजाऊ करते हैं वो। क्या चीज का? वीट। पता ना क्या होता है? गेहूं, उससे आटा निकलता है। तो वीट का उपजाऊ करते हैं और वो क्या करते हैं, एक चक्की पीसने वाला है, मतलब वीट को पीसने वाला है, फ्लोर मिल, उसको बेच देता है। किसको बेच देता है? फ्लोर मिल वाला को बेच देता है। और फ्लोर मिल वाला क्या करता है, आटा पीस के बेकर को दे देता है। किसको? बेकर। वो क्या करता है? बेकिंग करता है, ब्रेड बनाता है, और ब्रेड बना करके वो किसको बेच देता है? शॉपकीपर को बेच देता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सुन लो, हम समझाना क्या चाहता है वो सुन लो। सर मेरे दादाजी ने 1,000 रुपया का वीट उपजाऊ किया। कितना रुपया का? 1,000 रुपया का। तो बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट इनका कितना हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन का खर्चा। तो सर कितना हो गया? 1,000 हो गया। सब संतुष्ट है? कितना रुपया? 1,000 रुपया। चलो अब फ्लोर मिल, इन्होंने क्या किया, मतलब मेरे दादाजी ने क्या किया, ये फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। हाँ या ना? तो सर फ्लोर मिल वाले के पास वीट आया 1,000 रुपया का। क्लियर? और वो फ्लोर करवाया अपने दुकान में 500 रुपया का। तो अब बताओ टोटल वैल्यू कितना हो गया? 1,500। यहां तक क्लियर? समझ में आ गया? मैं मान के चलो चक्की पीसने वाला, आप फार्मर हैं, आपसे मैंने 1,000 रुपया का गेहूं लिया और इसको मैंने चक्की में पीसा और पीसने में 500 रुपया का खर्चा लगा, तो मेरा टोटल दाम कितना हो गया? 1,500 रुपया। कितना हो गया बेटा? अब सर फ्लोर मिल वाला का टोटल प्रोडक्शन का दाम कितना हो गया? 1,500। सब संतुष्ट है? सब संतुष्ट है? सबको क्लियर है? चलो अब फ्लोर वाले ने ये आटा को बेकर को बेच दिया। किसको बेच दिया? बेकर को। बेकर के पास आटा गया कितना रुपया का? 1,500 का। उसने बेकिंग किया, उसमें 500 रुपए का खर्चा लग गया। तो बताओ उसका टोटल खर्चा कितना हो गया? 2,000, है ना? कितना हो गया? 2,000। अब उसने, मतलब उसका प्रोडक्शन का खर्चा कितना लगा? बेकर का प्रोडक्शन का खर्चा कितना लगा? 2,000 लगा, है ना? चलो ठीक है। अब उसने क्या किया? शॉपकीपर को दे दिया। किसको दे दिया? शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर ने अपना 500 रुपया रख करके ब्रेड 2,500 रुपया में बेच दिया। कितना में?
तो बताओ ब्रेड का दाम कितना हो गया? 2500। हाँ या ना? हाँ या ना? चलो ठीक है। अब एक बार ध्यान से सुनना, हम सरकार है, मैं सरकार हूं, ठीक है। मैं अपने दादाजी के पास गया, मैं अपने दादाजी के पास गया और बोला बताइए आपका खर्चा कितना लगा, तो कितना बताएंगे? 1000। मैं फ्लोर वाले के पास गया, बोला बताइए आपका कितना लगा? 1500। मैंने बेकर के पास गया, बोला बताइए कितना लगा? 2000। शॉपकीपर के पास गया, बोला बताइए कितना लगा? 2500। तो टोटल प्रोडक्शन करने में ब्रेड का सरकार के मुताबिक कितना लगा? 2 2 4 5, 2 3 4 5 6 ना, 7,000। अब बताओ ब्रेड बनाने में क्या 7,000 रुपया लगा है? ब्रेड बनाने में क्या 7,000 रुपया लगा है? लेकिन आप लोगों ने तो 7,000 बोला है। ब्रेड का दाम कितना लगा है? एक्चुअल दाम कितना लगा ब्रेड का? 2500 ऊपर बताया मैंने। लेकिन जब सरकार काउंट कर रहा है, सरकार आप लोग से पूछ के तो काउंट करेगा ना भाई, बनाया तो आप लोग हैं, तो आप लोग जो बनाया सरकार को बताया, सरकार को बताया, तो सरकार जब सबका कॉस्ट निकाला तो सर एक ब्रेड बनाने में सरकार बोल रहा 7,000 रुपया लग रहा है। कितना रुपया? ऐसा क्यों? क्यों हुआ ऐसा? देख के बताओ। रुको रुको, थोड़ा सा और अच्छा से ऐसे कर देता है ना। हाँ अब बताओ क्या गलती हुआ सरकार से या आप लोग से? क्या गलती हुआ जिसके कारण सर 2500 का दाम को 7,000 बोल दिया गया? वीट को अब देखो टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन। क्या चल रहा है? तो सर फार्मर मतलब मेरे दादाजी ने क्या चीज का प्रोडक्शन किया? तो सर उसने वीट का दाम बताया, एकदम सही, दादाजी कहीं गलत नहीं है, इसलिए तो मेरा दादाजी है ना। अब आगे फ्लोर वाले ने कितना बताया अपना प्रोडक्शन का? सर उसका प्रोडक्शन 1500 रुपए का लगा है? नहीं, वीट का तो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है, उसका दाम को आप काउंट नहीं कर सकते। क्या वीट का दोबारा प्रोडक्शन हुआ है क्या? नहीं। तो प्रोडक्शन उसने क्या चीज का किया? पीसने का, तो मतलब आटा का, तो उसमें उसका खर्चा कितना लगा है? तो उसको बताना चाहिए था 500 रुपया। बेकर, सर बेकर ने जो प्रोडक्शन किया वो क्या किया है? उसके पास आटा रेडीमेड ऑलरेडी प्रोडक्शन किया हुआ है कि नहीं? गेहूं ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका, बस वो क्या किया? सिर्फ बेकिंग किया। उसने जो प्रोसेस किया प्रोडक्शन का वो क्या किया? सिर्फ बेकिंग का किया। तो उसको सिर्फ बेकिंग का बताना चाहिए। अब आप बोलोगे सुन लो, इसमें कंफ्यूजन है सर। आप लोग बताएंगे सर क्यों? सर मान के चलो वीट का आटा का खर्चा तो लगा ना सर। सर यहां खर्चा बात नहीं हो रहा, यहां खर्चा का बात नहीं हो रहा, यहां पे आउटपुट का वैल्यू का बात हो रहा है। आपने जो प्रोडक्शन किया उसका खर्चा कितना लगा उसका बात हो रहा है, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है। जैसे आप लोग का मैट है ना, मैंने बनाने में 300 रुपया लगा। कितना रुपया? लेकिन सर गलत जवाब, मैं 300 नहीं बोल सकता। बताना क्यों? सर पेपर मैंने बनाया क्या? पेपर तो मैंने किसी से खरीदा जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो पेपर का दाम मेरे को पकड़ना ही नहीं था। समझ में आ गया? मेरे को सिर्फ किसका दाम पकड़ना था? प्रिंटिंग का। जो मैंने किया, मेरा जो मेहनत लगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, मेरा प्रोसेस क्या हुआ? सिर्फ प्रिंटिंग हुआ, तो सिर्फ उसका कॉस्ट पकड़ना था। स्पाइरल सर मैंने किसी और से खरीदा है, वो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है, वो मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि स्पाइरल का दाम स्पाइरल वाला बताएगा, फ्रंट पेज वाला दाम फ्रंट पेज वाला बताएगा। एक और एग्जांपल, सर एक गाड़ी तो सब जानता ना, एक गाड़ी बन रहा है, मेरा गाड़ी बनाने का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने गाड़ी बनाया, उसमें टायर मैंने इससे लिया, फिर बैटरी मैंने उससे लिया, बैटरी हो गया और क्या हो गया? टायर हो गया। इंजन मैंने इससे लिया, म्यूजिक सिस्टम मैंने उससे लिया, सब ला करके मैंने गाड़ी बनाया। अब मेरे को कोई बोलेगा सर गाड़ी बनाने का दाम कितना लगा? तो सब मिला के मेरा 5 लाख लगा। कितना? तो मैं 5 लाख नहीं बताऊंगा,
हां, खर्चा अगर बोलोगे तो सर 5 लाख, लेकिन अब सबसे पूछने के लिए जाओगे तो मैं 5 लाख नहीं बताऊंगा, क्योंकि टायर मैंने बनाया या कोई और बनाया, उसका दाम कोई और बताएगा। बैटरी मैंने बनाया या कोई और बनाया, तो वो वाला बताएगा। इंजन मैंने बनाया या कोई और, वो बताएगा। और एक क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो सोनी वाला बताएगा। मैं सिर्फ मेरा जो असेंबलिंग में लगा है उसका दाम बताऊंगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो इसका मतलब सर बताओ बेकर कितना दाम बताएगा? 500। शॉपकीपर कितना बताएगा? तो बताओ अब का दाम कितना निकलेगा? 2500। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? तो सर ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं ताकि एक ही चीज 2 बार 3 बार काउंट नहीं होना चाहिए। तो बताओ वीट कितना बार काउंट हो गया? इस पूरे प्रोसेस में वीट कितना बार काउंट हो रहा है? 4 बार। फार्मर, फ्लोर वाला, फिर बेकर, शॉपकीपर भी। फ्लोरिंग करने का, पीसने का कितना बार काउंट हो रहा है? 3 बार। बेकिंग करने का 2 बार। तो एक ही खर्चा अगर आप बार बार काउंट करोगे तो सर एक चीज का प्रॉब्लम आता है जिसे कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या आता है? तो समझ में डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम का मतलब जब आप प्रोडक्शन करते हो तो एक ही चीज का खर्चा अगर बार बार रिपीट हो जाए तो सर इसे कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। और डबल काउंटिंग प्रॉब्लम ना हो, देश में डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम लोग वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? सर आपने कितना का ऊपर से खर्चा किया, आपका क्या चीज का प्रोसेस का खर्चा लगा, सिर्फ वो बताइए। तो आपने मतलब मेरे फार्मर, मेरे दादाजी ने बताओ वैल्यू एडेड कितना बताया? 1000। कितना बताया? लेकिन फ्लोर वाले ने कितना बताया? कैसे 1500? आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो कितना था? 1500। सॉरी, हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्लोर वाले का कितना था? 1500 नहीं, आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500 था। आउटपुट का मतलब टोटल जो मान के चलो आटा बन के रेडी है उसका टोटल कॉस्ट कितना है? 1500। उसको बोलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500 है। क्लियर? लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट हम आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसमें गेहूं का दाम भी मैंने जोड़ लिया है। गेहूं फ्लोर वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन सा गुड्स? समझ में आ गया? इंटरमीडिएट गुड्स को आप काउंट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग मैंने नहीं किया, वो किसी और ने की है। क्लियर? तो सर ये 500 आया कैसे? सर ये 500 आया 1500 रुपया वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000 माइनस कर दो तो बचा कैसा? 500। समझ में आ गया? मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसे मेरा गाड़ी बनाने का टोटल खर्चा 5 लाख लगा है तो मैं 5 लाख आपको नहीं बताऊंगा। मैं 5 लाख में से बताओ कौन सा चीज यहां मेरा इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट समझ में आया ना? जो मैंने किसी और से लिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, वो मेरा एंड यूज नहीं है। क्या क्या? टायर, इंजन, ये सारा चीज जो मैंने किसी और से लिया है, उन सबको क्या कर दो? उन सबका वैल्यू को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो? तो फिर मेरा वैल्यू एडेड पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? अब सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है? तो सुन लो, सॉरी यहां, तो अगर आपको वैल्यू एडेड निकालना है किसी भी चीज का, क्या निकालना है? तो वैल्यू एडेड को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है जीवीए। क्या बोला जाता है? बताओ जीवीए का फुल फॉर्म क्या होगा? जी का मतलब ग्रॉस। क्या? ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन इससे माइनस नहीं किया हुआ है। वी का मतलब वैल्यू, ए का मतलब एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब हम जो आपको वैल्यू बता रहे हैं वो ग्रॉस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू? तो जीवीए अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स बताओ क्लियर है सबको? क्यों माइनस किया इंटरमीडिएट गुड्स पहले बताओ। ये
इंटरमीडिएट गुड्स मैंने क्यों माइनस किया? पहला बात, सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या मैंने बनाया है? तो मैं कैसे बोलूंगा इसका दाम? इसका दाम कौन बोलेगा? जो बनाया वो बोलेगा। मैं तो बस एक रॉ मटेरियल के तौर पे इसको यूज कर रहा हूं, तो मैं इसका दाम नहीं बता सकता। इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स का जब डिफरेंस लिखोगे, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का जब डिफरेंस लिखोगे, एक और डिफरेंस आ गया। सर क्या? सर कैपिटल गुड्स इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कोई पूछ देगा क्यों? क्यों इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता? आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी अगर आप काउंट कर लिया तो सर वो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम? तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए, हटाने के लिए, बचने के लिए सर आप इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज रॉ मटेरियल को काउंट नहीं करते हैं। सबको क्लियर? समझ में आ गया? या तो सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक बार बुक में आ जाओ। कुछ बुक में हम समझा देता पहले। स्टार्ट करें? देखो पेज नंबर 12 क्या बोला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला है? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है एक एस्टिमेटेड मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू का मतलब मॉनेटरी वैल्यू, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे हमने बनाया है। क्लियर? इंक्लूसिव ऑफ चेंज इन स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है? जो सामान हमने बनाया है लेकिन बिक्री नहीं हुआ, बच गया, उसको भी काउंट करते हैं, क्योंकि उसको भी तो बनाया है ना भाई हम लोगों ने। एंड प्रोडक्शन फॉर क्या? सेल्फ कंजम्पशन। इसलिए मैंने तीनों चीज लिया, जो मैंने सेल किया, जो मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, और जो स्टॉक बच गया उसको भी काउंट करेंगे। सारा प्रोडक्शन में काउंट होगा, सारा वैल्यू ऑफ आउटपुट में काउंट होगा। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनल आउटपुट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स। गवर्नमेंट जो आप लोग से पूछेगा आपका वैल्यू, उसको भी काउंट किया जाएगा। फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान के चलो मेरे को मैट बनाने में कितना खर्चा लगा है, वो कैसे काउंट करते हैं हम लोग? नंबर 1, कितना मैट बना सर? हम बोलेगा 80। अच्छा सर एक मैट बनाने में कितना लगा? हम बोलेगा 100 रुपया। तो बताओ टोटल मैट बनाने में कितना लगा होगा? 80 इंटू 100 कितना? 8000। तो कैसे निकाला? कितना क्वांटिटी बनाया इंटू मार्केट का प्राइस कितना है। समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे। इफ ए फर्म है नो अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सुन लो, अगर लास्ट ईयर का कोई भी स्टॉक नहीं बचा हुआ है तो इस साल जो भी बचा होगा, बताओ वो कौन सा ईयर का प्रोडक्शन का सामान है? इसी साल। तो सर वही चेंज इन इन्वेंट्री हो जाएगा। समझ आ गया? तो फिर हमें कोई माइनस माइनस करने का दरकार नहीं है। बात समझा? नॉर्मली चेंज इन इन्वेंट्री आप कैसे निकालते हो? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग है 100, ओपनिंग है ही नहीं कुछ, तो आंसर कितना होगा? 100 ही होगा। आया ना? वही यहां पे बोला है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस सेल्स प्लस क्या? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। समझ आ गया? तो जो आपने सेल किया और जो अनसोल्ड स्टॉक बच भी गया, वो दोनों को ऐड करो, तब जाके आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें सेल्फ कंजम्पशन क्यों नहीं आया? वो भी आता है, लेकिन जैसे मैंने बताया ज्यादातर क्वेश्चन में सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ नहीं रहता है। समझ आ गया सबको? चलो इसके बाद अच्छा ये भी हम समझा दिया कि सर सेल जो होता है ना, नोट में लिखा है देखो, सेल जो है वो गुड्स एंड सर्विस टू डोमेस्टिक बायर और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो डोमेस्टिक बायर कौन होता है बताओ? डोमेस्टिक बायर हाउस होल्ड है, फर्म है और गवर्नमेंट है। लिख लो डोमेस्टिक बायर में 3, एक हो गया कौन? हाउस होल्ड, फिर फर्म, फिर गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर?
तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि, सुन लो तो एक बार, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो सेल जो फर्म को किया, सेल जो हाउस होल्ड को किया, सेल जो गवर्नमेंट को किया, जो एक्सपोर्ट किया, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, और चेंज इन इन्वेंट्री, सबको ऐड कर दो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा। सही बोला या गलत बोला? सही बोला। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं आप? सेल प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। और सेल कैसे निकालते हैं? हाउस होल्ड को बेचा, फर्म को बेचा, गवर्नमेंट को बेचा, एक्सपोर्ट किया, ये हो गया सेल। फिर सेल्फ कंजम्पशन, फिर क्या? चेंज इन इन्वेंट्री। सबको ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आ गया? एक चीज हमेशा याद रखना, बार बार बोल रहे हैं, अगर लिखा हुआ है सेल, क्या लिखा हुआ है? आप ये एज्यूम कर लेना यही टोटल सेल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं। ये क्या है? टोटल सेल। एक्सपोर्ट को काउंट मत करना, लिखा हुआ भी है छोड़ दो, लेकिन याद रखना ये टोटल सेल्स है, इसमें सेल्फ कंजम्पशन ऐड करना ही पड़ेगा, इसमें चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करना ही पड़ेगा। समझ आ गया? सबको क्लियर है यहां तक? अब तो ये तो हम बता ही दिया। अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग का सामान बचा हुआ है, किसका सामान? लास्ट ईयर का कोई स्टॉक बचा हुआ है, तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस क्या? चेंज इन स्टॉक। डिफरेंस देखो, यहां पे आपने लिखा अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड का मतलब होता है बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन यहां पे आपने क्लोजिंग नहीं लिखा, यहां पे क्या लिखा? चेंज का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ में आ गया? तो अगर क्लोजिंग भी दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। लेकिन अगर ओपनिंग नहीं है तो झमेला ही खत्म, तो जो स्टॉक दिया होगा वही क्लोजिंग होगा। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है, चलो ये भी समझा दिया था। डिक्रीज इन स्टॉक बोलता है तो सर क्या कर देंगे? माइनस। इंक्रीज इन स्टॉक बोलेगा तो क्या करेंगे? प्लस। ये तो समझा ही दिया तुम लोग को। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट गुड्स। सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब आपको पता ही है, जो मटेरियल इनपुट खरीदने में लगता है कि नहीं, जो कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका नोट क्या है वो देखो पहले। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट, जो फैक्टर इनपुट नहीं है, जो नॉन फैक्टर इनपुट है, फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर नॉन फैक्टर इनपुट, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब सर इसका मतलब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक ही बार प्रोड्यूसर यूज करेगा। कितना बार? इसलिए इसको बोलता है नॉन फैक्टर। क्या बोलता है? चाहे वो डोमेस्टिक से खरीदे, चाहे वो बाहर से खरीदे। बाहर से खरीदेगा तो क्या बोलेगा? इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? जिस तरह से हम सेल दो जगह करते हैं, एक डोमेस्टिक में और एक एक्सपोर्ट, उसी तरह से हम जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो भी दो जगह से खरीदेंगे, एक डोमेस्टिक और एक क्या? इंपोर्ट। समझ आ गया? तो साइड में अगर जगह तो लिख लो यहां पे, या नीचे में जगह होगा, नहीं छोड़ा ना, ठीक है, यहीं पे लिखो इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली इस चैप्टर में मैं जो इंटरमीडिएट गुड्स बता रहा हूं वो बेसिकली रॉ मटेरियल का बात है। किसका बात? और रॉ मटेरियल आप किससे खरीदते हो? एक होता है आपका डोमेस्टिक परचेस और एक क्या होता है? इंपोर्ट। ठीक है, और डोमेस्टिक किससे होता है वो तो आपको पता ही है। आप हाउस होल्ड से खरीद सकते हो, फर्म से खरीद सकते हो, गवर्नमेंट से खरीद सकते हो। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर? अब एक बात बताओ, कोई तुमसे यह पूछेगा, सुन लेना,
कोई तुमसे यह पूछेगा कि सर वैल्यू एडेड मेथड क्यों यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नंबर 1, सर वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना आए। किसका प्रॉब्लम ना आए? सेकंड, सर वैल्यू एडेड मेथड में आप करते क्या हैं? सर हम क्या करते हैं, जो भी आपका टोटल वैल्यू बनाने में लगा वो ले लो, लेकिन उसमें से वो गुड्स का वैल्यू माइनस कर दो जो आपने बनाया नहीं है, आपने किसी और से खरीदा है, उसको आप माइनस कर दो, तब जाके जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल में वैल्यू एडेड कहलाता है। तो सर आपने जो दूसरा से सामान खरीदा वो क्यों माइनस किया? है तो आपका भी खर्चा। सर हम खर्चा नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं प्रोडक्शन का वैल्यू। तो प्रोडक्शन का वैल्यू मुझे अगर बताना है तो वो गुड्स का प्रोडक्शन जो मैंने किया ही नहीं, जैसे मेरा चाय पत्ती का चाय बनाने का स्टॉल है, मैं चाय सुट्टा वाला हूं, मैं चाय बनाता हूं, तो बताओ मिल्क मैं किसी और से खरीदता, चीनी किसी और से खरीदता, चाय पत्ती किसी और से खरीदता, सिलेंडर किसी और से खरीदता, तो इन सब का कॉस्ट मैं अपने चाय के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता। अगेन सर आपका क्वेश्चन, सर लेकिन वो खर्चा तो लग रहा ना सर, तो सर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सरकार पूछ रहा ना। अगर मेरा बात होता तो मैं जरूर बता, लेकिन सरकार तो सबसे पूछेगा, मेरे से भी पूछेगा, सिलेंडर वाला से भी पूछेगा, चीनी वाला से भी पूछेगा, तो मैंने कितना का प्रोडक्शन किया वो मुझे बताना है। तो मैं प्रोडक्शन क्या, चीनी का मैंने क्या प्रोडक्शन, मैं नहीं बताऊंगा। तो चाय बनाने में अगर टोटल मेरा 10 रुपया लगा है, जिसमें 2 रुपया चीनी का है माइनस कर दो, 1 रुपया चाय पत्ती का है माइनस कर दो, 1 रुपया मिल्क का है माइनस कर दो, 1 रुपया सिलेंडर का है माइनस कर दो, बचा 5। तो सर मेरा प्रोडक्शन वैल्यू कितना है? 5। इसी को कहते हैं वैल्यू एड। मेरा कितना वैल्यू एड हुआ है तो वो कितना हो गया? 5। समझ में आ गया? चीनी वाला बताएगा, मिल्क वाला बताएगा, मैं उसका कॉस्ट नहीं बताऊंगा। मैंने कितना वैल्यू ऐड किया वो मैं बताऊंगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? ये मैट बनाने में मान के चलो, सपोज करो ये बुक को बनाने में सर मेरा कितना खर्चा लगा, अगर मेरे से पूछे सर ये बुक का दाम मान के चलो 350 है, कितना है? मैं आपको 350 नहीं बताऊंगा। बताओ क्यों? सर पेपर मैंने तो ना बनाया है, पेपर तो भाई रेडीमेड किसी से लाया, बस उसे प्रिंट किया, तो पेपर का दाम मैं नहीं बताऊंगा। पेपर का दाम को 350 में से पेपर का दाम है 200 रुपया माइनस कर दो, क्या कर दो? जो मेरा वैल्यू ऐड हुआ है सिर्फ मैं वो बताऊंगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड फॉलो किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम देश में ना हो। अच्छा, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस में जब एक ही चीज का दाम बार बार क्या हो जाए? रिपीट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। फिर तुमसे पूछेगा सर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से होता क्या है, तो हम बोलेंगे सर किसी भी चीज का वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट या फाइनल गुड्स का दाम अगर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया तो सर फाइनल गुड्स का दाम, एस्टिमेटेड दाम क्या हो जाएगा? ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद करो एग्जांपल के मुताबिक ब्रेड का दाम कितना था? 2500, लेकिन जब सरकार काउंट किया कितना आ गया? 7000। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि किसी भी फाइनल गुड्स का दाम ओवर एस्टिमेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर एस्टिमेट हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब तुमसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा आएगा 2 + 1 + 2। सर इससे बचे कैसे? हम कैसे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बच सकता है? नंबर वन सिंपल, सिर्फ वैल्यू एडेड चीज को काउंट करो। किसको काउंट करो? मैं अपना वैल्यू एडेड काउंट करूंगा, ये अपना वैल्यू एडेड काउंट करेगा, ये अपना वैल्यू एडेड काउंट करेगा, फिर सबका प्लस करो तो आंसर निकल जाएगा। और या तो सर गाड़ी वाला से अगर दाम पूछ लिया, टायर वाला से मत पूछने जाओ, है ना? फिर बैटरी वाला से मत पूछने जाओ, इंजन वाला से मत पूछने जाओ, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला से मत पूछने जाओ। डायरेक्ट मेरे से पूछो गाड़ी का दाम कितना है, तो मैं बताऊंगा कितना? 5 लाख। मतलब डायरेक्ट फाइनल गुड्स का दाम पूछ लो, बाकी का दाम मत पूछो।
या तो ये बचने का तरीका है, और या तो सबसे अगर पूछने के लिए जा रहे हैं तो सब को क्या बताना पड़ेगा, वैल्यू एडेड बताना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, तो अभी का टॉपिक में मैंने, आज का टॉपिक में मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहला चीज, सर वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड देश में क्यों फॉलो होता है? ताकि डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो, किसी भी फाइनल गुड्स का दाम ओवर एस्टिमेटेड ना हो। सर इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए आपको वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करना है, और या तो डायरेक्ट फाइनल गुड्स का दाम पकड़ लो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर होता है, आपको सबके पास जाना पड़ता है। तो इसलिए सबका क्या ले लो, वैल्यू एडेड ले लो। सर वैल्यू एडेड निकालेंगे कैसे? सर किसी भी बंदे का, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू ऑफ आउटपुट लो और उससे क्या माइनस कर दो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो, तो वैल्यू एडेड निकल जाएगा। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? मेरा टोटल खर्चा कितना लगा वो कैसे निकलेगा? सेल प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये तीनों को ऐड करिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। यहां तक क्लियर? तो ये जो भी चीज मैंने आज आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास कॉपी आप लोग लेके आइएगा, कॉपी में आपको लिखाएंगे भी और एक दो सम्स इससे रिलेटेड करेंगे भी, ताकि आपका जो भी छोटा मोटा डाउट्स है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सबको क्लियर है? ठीक है।